नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, वीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आपका जो चौथा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। जो आपका सिलेबस है जिसमें 6 भाग हैं, उसका ये कॉन्सेप्ट पार्ट है। जैसे आप मैथ जब सॉल्व करते हो तो कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो आप यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ने के बाद में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जब आप आगे कोई टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि इस टॉपिक का डिस्कशन फलाना धारा के अनुसार है, ठीक है, और ये इस अध्याय में स्थित है या लिखा गया है। तो ये चीज़ें आपको पहले पता होगा। तो एक तरह से ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और इसमें आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं। टोटल फैक्ट्स आधारित ये वीडियो रहने वाला है। इसको लिखने में, रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल में था और वहाँ से सरल भाषा में टाइप करके आपके समक्ष ये रखा गया है। तो थोड़ा सा ये वीडियो डिले हुआ है और जो पेड ग्रुप है वहाँ पे भी थोड़ा सा डिले चला है। तो बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि धाराओं को लिखने में, समझने में काफ़ी टाइम लगता है और यहाँ पे जो भाषा में मैंने आपको लिख के दिया है वो बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही सिर्फ उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो हमको पढ़ना है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। जो भी छात्र हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो क्लासेस, पीडीएफ मटेरियल, ई बुक, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस और परीक्षा की रणनीति पर विशेष चर्चा पेड पीडीएफ के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम हमें पढ़ना है। आपके सिलेबस में यही मेंशन है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 26 सन 1947 में जो आया था, इसी को अपडेट करके, इसमें कुछ चीज़ें संशोधित करके, कुछ चीज़ें इसमें मिटा के, कुछ चीज़ें इसमें जोड़ के आज जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम चल रहा है, ठीक है, वो यही है, 1947 वाला ही है। संयुक्त प्रांत अधिनियम 1947 आज भी चल रहा है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें मिटाई गई हैं और आज इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम हो गया है। संयुक्त प्रांत अधिनियम पहले नाम था इसका, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे इसमें कई सारे स्टेट हुआ करते थे। कई सारे स्टेट्स में ये लागू था। जैसे अगर हम बात करें तो पहली बार ये बिहार में लागू हुआ था। पहली बार ये कहाँ पे लागू हुआ था? अगर पूछता है कि संयुक्त प्रांत अधिनियम 1947 पहली बार कहाँ पे लागू हुआ था, तो ये बिहार में लागू हुआ था। इसके बाद में अन्य स्टेट्स में लागू हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, गोवा हो गया आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद में इन सारे स्टेट्स में लागू हुआ। पहले ये कहाँ पे लागू हुआ? बिहार में लागू हुआ और उत्तर प्रदेश में भी यही लागू था उस टाइम पे 1947 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए, बिना किसी देरी के इसमें अगर हम बहुत सारी बातें करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर हम फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे और जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, जिस पे मुझे एक्सप्लेन करना होगा, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 5 जून 1947 को तथा विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 को इसको पारित किया, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद में ये पारित हो गया। 5 जून को विधानसभा में पारित हुआ, और इसके बाद में 16 सितंबर को ये विधान परिषद में पारित हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 76 के अधीन डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल की स्वीकृति, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, आपको पता है, माउंटबेटन। तो इनकी स्वीकृति के बाद में 7 दिसंबर 1947 को ये आगे बढ़ा। इसके बाद में अगर मैं इसके लागू होने की बात करूं कि ये लागू कब हुआ, तो आप याद रखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट गजट में इसका जो प्रकाशन है ये 27 दिसंबर 1947 को हुआ। जब यूपी गवर्नमेंट गजट में प्रकाशन हुआ, इसके बाद में ये कह सकते हैं कि लागू हुआ, ठीक है। तो ये लागू कब हुआ, ये डेट आप याद रखेंगे, 27 दिसंबर 1947 को, ठीक है। इसमें, इस अधिनियम में, 1947 अधिनियम में टोटल 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे अध्यायों का भी खंड कर दिया गया है। जैसे मैं बात करूं तो अधिनियम जो अध्याय 2 है या 3 है, उसमें का को ऐड किया गया है, ठीक है। इस तरह से कई खंड है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछता है कितने अध्याय हैं तो आप 9 ही अध्याय मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद में कुल धाराएं कितनी है इसमें? तो 119 धाराएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना कि 119 धाराएं 1947 के अधिनियम में है। कुल अनुसूची की बात करें तो एक अनुसूची है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई है। चीज़ों को मिटाते चलेंगे ताकि डेंसिटी ठीक ठाक लगे और आप कंफ्यूज मत हो। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अच्छा ध्यान रखना कि ये राजस्थान में भी लागू था। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, राजस्थान, ठीक है, तो ये सब जगह पे, यहाँ पे इतनी जगह पे लागू था। बिहार में ये पहली बार लागू हुआ था। देखिए, इसको पढ़ने से पहले, इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये अधिनियम किस पे आधारित है।
किस चीज़ की ये व्याख्या करता है? तो मुख्यतः ये अधिनियम जो है ये ग्राम पंचायत की व्याख्या करता है, ठीक है? ग्राम पंचायत से जुड़े सभी कार्यों की व्याख्या करता है। जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड हो सकती हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है? प्रधानी वगैरह जो भी नाम सुनते हैं, न्याय पंचायत तक, इन सब का उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख आपको 1961 के अंतर्गत पढ़ना है। आगे जब आप अन्य भाग देखेंगे तो उसमें अगर मेंशन होता है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में, तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का जो कंटेंट होगा वो इस अधिनियम से लिया जाएगा, ठीक है? बाकी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, इसके बाद में न्याय पंचायत, इन सब के बारे में कोई भी उल्लेख होता है तो आप ये समझ लीजिए कि यहीं से वो चीज़ें ली गई हैं, ठीक है? तो एक तरह से ये क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो आपके आने वाले भाग हैं उनका। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से धाराओं पे आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट धारा पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप इस वीडियो को देखें, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे कंटेंट ऑलरेडी बढ़ता जाएगा, तो कोशिश करें कि जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसका या तो आप नोट्स बना लें, उसको या तो याद करते रहें, जो भी चीज़ें कर सकते हो करते रहें। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे कंटेंट जब ज़्यादा हो जाए तो आपको पढ़ने में वो टफ लगने लगे। अगर हम इस पंचायती राज अधिनियम के उद्देश्य की बात करें कि एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दोस्तों है राजस्व एकत्रित करना, ठीक है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में राजस्व एकत्रित करना, सड़क का रख रखाव करना। ग्राम में सड़कें कैसी होती है आपको पता होगा, खड़ंजा सड़कें, रोड जो भी है उसका रख रखाव करना, स्कूल, अस्पताल, इन सब की स्थापना करना, नरेगा से संबंधित जो प्रावधान होते हैं उनकी देखरेख करना, स्वच्छता, ठीक है, परिवार रजिस्टर, शिक्षा आदि के बारे में विशेष रूप से जो इसमें चीज़ें, धाराएं हैं उसमें सारी चीज़ें वर्णित की गई हैं, ठीक है? तो ये इसका उल्लेख है और यही इसका कार्य भी है। ओके, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 9 अध्याय हैं, 119 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। अगर इसके विषय की बात करता है कि इसका विषय क्या है, 1947 अधिनियम का विषय क्या है, तो इसका विषय आप याद रखना, संयुक्त प्रांत के मतलब अब तो उत्तर प्रदेश हो गया, उस टाइम पे संयुक्त प्रांत था 1947 में, तो संयुक्त प्रांत के यानी कि उत्तर प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने और विकसित करने के लिए ये इसका उद्देश्य है, इसका विषय है, ठीक है? क्या इसका विषय है? ग्राम क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ठीक है? आप बोल सकते हैं जो हमने पंचायती राज व्यवस्था, वो समितियों के बारे में देखा था, ठीक है, वीडियो में, वहाँ पे क्या है, ग्रामों में स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, उसी की स्थापना और उसके विकास के लिए इसमें चीज़ें वर्णित हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है क्या, 1947, इसकी एक झलक पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट रूप से, ठीक है? तो ये इसका एक झलक है, यही आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और इसको पढ़ाने में मुझे शायद 2-3 वीडियो लग जाए, 2-3 वीडियो में मुझे पढ़ाना पड़े, 2-3 बार फाइल्स को अपडेट करना पड़े। तो जो पेड ग्रुप के बच्चे हैं वो लोग परेशान मत होना, ठीक है? सारी फाइल्स को एक कर दिया जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अध्याय 4 तक पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, अध्याय 4 तक पढ़ेंगे। भूमि का अर्जन, ग्राम निधि तथा संपत्ति हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ताकि ओके, अध्याय 1 के अंतर्गत इसमें जो विषय शामिल है ये है शीर्षक और परिभाषाएं। एक टॉपिक और है विस्तार, ठीक है? तो ये विस्तार, शीर्षक और परिभाषाएं इसके अंतर्गत है। शीर्षक में आपको एक लाइन में एक शीर्षक देखने को मिलेगा, अभी हम आगे चर्चा करेंगे कौन सा शीर्षक है। परिभाषाओं के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी परिभाषा लिखी गई है, जैसे न्याय पंचायत क्या है, पिछड़ा वर्ग क्या है, प्रौढ़ किसको कहते हैं, तो ये चीज़ें इसमें परिभाषाओं के अंतर्गत आता है। इसके बाद में विस्तार है। विस्तार में ये है कि ग्राम पंचायत जो है वो कहाँ तक विस्तारित हो सकती है, मतलब उसकी लिमिटेशन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत के आगे नगर पालिका वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, महानगर स्टार्ट हो जाएगा, और भी कई सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं होता है। तो कहाँ तक इसका विस्तार हो सकता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। ये इसके विषय हैं और ये चीज़ें धारा 1 और धारा 2 के अंतर्गत आपको पढ़नी है। इसमें 2 ही धाराएं हैं, ठीक है? अध्याय 2 की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम सभाओं की स्थापना तथा संगठन है। इसमें 3 धाराएं हैं, धारा 3, 4, 5। ग्राम सभाओं की स्थापना तथा संगठन के अंतर्गत आपको ये देखना है कि कई सारे ग्राम होते हैं, ठीक है? इनको मिलाकर एक ग्राम सभा या एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो इसमें जिस ग्राम का सबसे अधिक जनसंख्या होता है उसी ग्राम पे, उसी नाम पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का नाम रख दिया जाता है, ठीक है? ग्राम पंचायत किसको बोलते हैं, ग्राम सभा किसको बोलते हैं, इसको मैं अभी डिफाइन करूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और कुछ डेफिनेशंस आपको बताता चलूंगा, क्योंकि इसमें आपको न्याय पंचायत शब्द देखने को मिलेगा,
ग्राम सभा शब्द देखने को मिलेगा, ग्राम पंचायत शब्द देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप वेट करें, इसको हम इस सूची को देख लेते हैं, इसके बाद में इन टॉपिक्स पे आते हैं, ताकि जो कन्फ्यूज़न है, जब जो शब्द बार बार आते हैं और उसका अगर मतलब ही आपको नहीं पता है तो फिर वो आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। ठीक है, देखिए अध्याय 2 का में 2 ये हो गया और 2 का यानी कि संशोधन हुआ है। तो 2 का में फिर से चीज़ें ऐड की गई हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की अनर्हता व निर्वाचन नामावली, इसमें देखिए धाराएं 5 का से लेकर 10 तक आपको पढ़ना है। ओके, तो ग्राम पंचायत सदस्यों की अनर्हता व निर्वाचन नामावली आपको पढ़ना है। मीन्स अनर्हता का मतलब होता है अयोग्य। अगर ग्राम पंचायत सदस्य के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अगर वो किसी पद पर है, लाभान्वित पद पर है, तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता, प्रधानी वगैरह नहीं लड़ सकता है। दुराचरण के केस पे चल रहा है, दिवालिया अगर है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर हैं तो ये अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत लिखी गई हैं और निर्वाचन नामावली का भी उल्लेख इसी में है। इसके बाद में अध्याय 3 में आपको पढ़ना है ग्राम सभा की स्थापना व इसके कार्य। इसमें सिर्फ एक धारा है, धारा 11, बहुत आसान है। तो ग्राम सभा की स्थापना व इसके कार्य के अंतर्गत आपको ये पढ़ना होता है कि ग्राम सभा की बैठक कब बुलाई जाती है। आपको पता है कि जब 1/5 सदस्य किसी मुद्दे को लेकर राजी हो जाते हैं तो ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। उसको हम बोलते हैं असाधारण बैठक। एक तो नॉर्मल बैठक होती है, लेकिन अगर कोई मुद्दा है, कोई विषय है, तो 1/5 सदस्य अगर चाहें तो अगर राजी होते हैं तो ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। और वैसे जो ग्राम सभा की बैठक होती है वो जो रबी और खरीफ की फसल की कटाई होती है, इसके बाद में बैठती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। इसके बाद में अध्याय 3 का में क्या लिखा है? अध्याय 3 का में ग्राम पंचायत प्रधान जो होते हैं, उप प्रधान, इनका निर्वाचन भत्ता आपको पता होगा कितने इनका निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, और इनके भत्ते वगैरह क्या है, इनका उल्लेख किया गया है और ये धारा का से 14 खा तक है। ठीक है, इसके बाद में अध्याय 4 में ग्राम पंचायत के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं तथा कार्य हैं। तो ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य तथा कार्य है, प्रशासन है। आप देख सकते हैं कृषि हो गया, जैसे कृषि, लघु सिंचाई हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, पीने का पानी हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में इनका कर्तव्य क्या है, ये चीज़ें इसमें वर्णित है और इसको कैसे देखा जाए, कैसे इसको प्रशासित किया जाए, ये चीज़ इसमें वर्णित है और ये धारा 15 से लेकर धारा 31 तक है। इसके बाद में अध्याय 5 में आप देखने वाले हैं भूमि का अर्जन, ग्राम निधि तथा संपत्ति। इसमें आपको ये देखना होता है कि ग्राम पंचायत जो है वो भूमि का अर्जन कैसे करेगी। ठीक है, भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति इसके पास है। इसके बाद में ग्राम निधि कौन कौन सी होती हैं, इसके बाद में करों और शुल्कों का जो वितरण होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, संपत्ति आदि के बारे में जो देख रेख है, नियम कानून है, वो अध्याय 5 के अंतर लिखा गया है। धारा 32 से लेकर धारा 41 तक इसको आपको पढ़ना है। अध्याय 6 में न्याय पंचायत पढ़ना है। ठीक है, वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि ये शायद आपको ना पढ़ना पड़े, न्याय पंचायत। ठीक है, बताऊंगा आगे क्यों। तो धारा 6 में न्याय पंचायत है और इसमें जो धाराएं हैं, सबसे ज़्यादा धारा भी इसी में है, 42 से लेकर 94 का तक इसमें धारा है। इसकी स्थापना, न्याय पंचायत की स्थापना, नियुक्ति, कार्यकाल, सरपंच चुनाव, त्यागपत्र, ये सारी चीज़ें आपको न्याय पंचायत के अंतर्गत पढ़नी है। उत्तर प्रदेश में अभी न्याय पंचायत नहीं है। ठीक है, आपको सुनने में बहुत ताज्जुब होगा, सब लोग न्याय पंचायत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में अभी कोई न्याय पंचायत नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम तक था, मैं बताऊंगा, इस पे आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना, इसको शायद आपको ना पढ़ना पड़े, जैसा मैं देखूंगा आगे वैसा मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा धारा भी इसी में है। इसके बाद में अगर हम बात करें अध्याय 7 में, तो बाह्य नियंत्रण है, जो कि धारा 95 से लेकर 96 तक है। तो जो ग्राम पंचायत है, इसमें जो बाह्य नियंत्रण है वो किसके द्वारा है, तो राज्य सरकार के द्वारा है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसमें ग्राम पंचायत, संयुक्त समितियां जो होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, इसके बाद में संयुक्त समितियां होती हैं, न्याय पंचायत होता है। इनके निर्देशन में अगर कोई चीज़ राज्य सरकार के अंडर में जाती है, जैसे कब्जा हो गया, निरीक्षण हो गया, अचल संपत्ति वगैरह हो गया, तो इन सबका जो निरीक्षण वगैरह है ये राज्य सरकार द्वारा होगा। ठीक है, और ये इसी को बोलते हैं बाह्य नियंत्रण और ये धारा 95 से लेकर 96 का तक वर्णित है। ये चीज़ इसके अंतर्गत पढ़ना है। बाकी अभी हम जब अध्याय पे आएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में कराई जाएंगी। ये मैं आपको ऊपर से एक बार प्रारूप दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, अध्याय 8 में अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना है, उल्लंघन के लिए जो अपील वगैरह कर सकते हो वो चीज़ें हैं। ठीक है, आप कोई नियम उल्लंघन करते हैं तो आप पे जुर्माना लगता है। अगर कोई नोटिस आपके ऊपर जारी हुआ है
और नोटिस जारी के डेट पर आप उपस्थित नहीं हो रहे हो तो उस पर भी जुर्माना लगता है। कोई संपत्ति है उसको आप खराब दे रहे हो तो खराब कर दे रहे हो, सरकारी संपत्ति है, ठीक है, उसको आप तोड़ दे रहे हो, खराब कर रहे हो तो उस पर भी जुर्माना लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अध्याय 8 के अंतर्गत पढ़ना है। और अध्याय 9 जो कि आपका आखिरी अध्याय है, इसमें नियम, उपविधियां और निरसन पढ़ना है, ठीक है। तो राज्य सरकार के जो नियम है, जिसमें इसके बाद में जो उपविधियां हैं, इसके अंतर्गत आपको जो जिला पंचायत के नियम है, ग्राम पंचायत के नियम है, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। निरसन में अगर कोई पदाधिकारी की मृत्यु हो जाती है या कोई त्याग पत्र दे देता है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, ये चीज़ें इस धाराओं में वर्णित हैं। तो राज्य सरकार के नियम, इसके बाद में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के जो उपविधियां या नियम कह सकते हैं वो चीज़ें, और अगर कोई त्याग पत्र देता है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें धाराएं 110 से 119 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो ये जो विषय सूची है इसको आप लोग याद रखें, ठीक है, ताकि जब आप आगे आने वाले समय में जैसे ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान या उप प्रधान इसके निर्वाचन भत्ता के बारे में पढ़ रहे हो अन्य भाग में आगे, ठीक है, दूसरे भाग में, तो आपको याद हो कि आप अध्याय 3 का में है और धारा 11 का से लेकर धारा 14 खा तक चल रहा है। ग्राम सभा की स्थापना व कार्य जब आप कभी पढ़ रहे हो तो आपको ये पता हो कि अध्याय 3 में धारा 11 के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको मैंने आपको दे दिया, शायद ये सूची आपको और जगह देखने को ना मिले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आते हैं धाराएं और उनसे संबंधित अधिनियम के बारे में, सीधे जंप करते हैं अध्याय 1 पर, जिसमें मैंने बताया कि आपको 2 धाराएं हैं। अध्याय 1 में आपको 2 धाराएं पढ़नी है। शीर्षक, संक्षिप्त शीर्षक जो हो सकता है इसका विस्तार और प्रारंभ, ये चीज आपको देखना है। तो जो शीर्षक है ये आप याद रखेंगे, इसका शीर्षक है इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 कहा जाता है। शीर्षक सभी को पता होगा, यही आपका शीर्षक भी है पढ़ने वाला, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें विस्तार की, तो इसका विस्तार उस क्षेत्र को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश तक होगा जिसमें यूपी नगर महापालिका अधिनियम 1959 तक एक नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसमें शामिल किया जा सकता है। देखिए आसान भाषा में समझते हैं, क्या है कि ग्राम पंचायत की एक लिमिटेशन होती है। जब कोई क्षेत्र महानगर या नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, या नोटिफाइड एरिया हो जाएगा कि आगे चल के ये नगर पालिका बन सकता है या नगर पंचायत के अंतर्गत आ सकता है, तो उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत का जो रूल रेगुलेशन होता है, 1947 का अधिनियम होता है, वो ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज इसमें लिखा गया है कि ये सिर्फ उसी क्षेत्र में लागू होगा जहां पे ग्राम पंचायत होगा। ये अधिनियम 1947 का वहीं पर लागू होगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। इसके बाद में परिभाषाओं के अंतर्गत आपको कुछ परिभाषाएं देखनी है, जिसमें न्याय पंचायत से तात्पर्य धारा 42 के अधीन स्थापित की गई न्याय पंचायत से है और उसमें उसकी बेंच भी शामिल है, ठीक है। ये न्याय पंचायत की परिभाषा है जो कि धारा 42 में लिखित है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रौढ़ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि 1947 के अंतर्गत प्रौढ़ शब्द की जो लिमिटेशन है, जो आयु है, वो कितने वर्ष है, तो आपका आंसर होगा 21 वर्ष, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 18 वर्ष पे आप चुनाव मतदाता वगैरह बन जाते हैं, लेकिन प्रौढ़ की जब बात करेगा तो आप 21 वर्ष मार्क करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें, ओके। इसके बाद में पिछड़े वर्ग का जो डेफिनेशन है वो भी इसी में लिखा गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों का है, ठीक है। तो आपको ये नहीं ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पिछड़ा वर्ग जो है ये अध्याय 1 के अंतर्गत धारा खाक में आता है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। दांडिक कार्यवाही भी इसी में उल्लिखित है, इसमें गा के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीजें आप ऐसे याद रखें कि हाँ ये चीजें जो है ये धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाओं के अंतर्गत आता है, ये चीजें आपको जाननी चाहिए। इसके बाद में मंडल वगैरह हो गया, ठीक है। मंडल से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके भीतर कोई न्याय पंचायत धारा 42 के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा हो। तो मंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए क्या है कि न्याय पंचायत को मैं भी इसी टाइम पे उल्लेखित कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। न्याय पंचायत अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या है, अब उत्तर प्रदेश में जैसे जिला जो सत्र न्यायालय है, इसके बाद में पहले के टाइम में न्याय पंचायत हुआ करता था। अभी एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है कि न्याय पंचायत कब से समाप्त किया गया, मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, शायद 1967-70 एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो उस टाइम तक न्याय पंचायत हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो न्याय पंचायत के अंतर्गत जो ये अपने अधिकार क्षेत्र हैं, प्रयोग हैं। अब न्याय पंचायत में क्या होता था, न्याय पंचायत में दोस्तों लगभग 20-25 गाँव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, जो मुद्दे थे, जो वाद विवाद थे, इनका जो
न्याय वगैरह हुआ करता था वही न्याय पंचायत में हुआ था। अब इसको समाप्त कर दिया गया है, तो जिला पंचायत में इसका क्या बोलते हैं, इसका न्याय होता है। ठीक है, तो न्याय पंचायत को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मंडल वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसी वही मंडल के अंतर्गत न्याय पंचायत आता था। ठीक है, एक मंडल में आप बोल सकते हैं कि एक न्याय पंचायत और उसके अंतर्गत लगभग 15, 20, 50 गांव हुआ करते थे। तो ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, ग्राम सभा का अर्थ धारा 3 के तहत स्थापित एक निकाय है। तो ये ग्राम सभा का अर्थ क्या है? धारा 3 के अंतर्गत स्थापित एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल जितने भी मतदाता सूची के लोग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा के भी सदस्य होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम न्याय पंचायत क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले इसी को उल्लेखित कर देते हैं कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, इसके बाद में न्याय पंचायत क्या है। ये जब आप क्लियर कर लेंगे तो इसको पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सारणी बना दी है, एक टेबल बना दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक क्या है, एक विधायी निकाय है, विधायी निकाय है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, शायद आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए, जैसे आप अगर केंद्र स्तर की बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर क्या होता है, एक विधायिका होता है जो नियम और कानून बनाता है, कानून पास करता है। इसके बाद में एक कार्यपालिका होता है, आपको पता होगा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जो कार्य को संपादित करता है। और इसके बाद में एक होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ये जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, अगर न्यायपालिका किसी के अंडर में काम करने लगे तो न्यायपालिका रह ही नहीं जाएगा। तो विधायिका क्या करता है, विधायिका नियम और कानून को बनाता है। मतलब यहाँ पे वो लोग बैठते हैं जो कि कानून को बनाने में, कह सकते हैं कि सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। देखिए, सरकार नहीं कहेंगे लेकिन कानून तो कह सकते हैं, कानून बनाने में इनकी भूमिका है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन कानून ही क्या है, एक तरह से सरकार हो जाता है। जो कानून है वही इसी को तो आप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कानूनी सरकार है। इसके बाद में कार्यपालिका जो कि एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्य को संपादित करवाती है। इसमें कई सारे अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, नियुक्तियां होती हैं, समितियां होती हैं, इनके माध्यम से कार्य को संपादित किया जाता है, ठीक है। और न्यायपालिका इन्हीं की देख रेख करती है कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सब भाग के कहाँ जाते हैं, न्यायपालिका में चले जाते हैं। ये चीज़ आप समझ गए। इसी तरह से ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा एक विधायी निकाय है, ठीक है। ये क्या है, विधायिका है, एक तरह से विधायी निकाय है। आप जो एक पर्सनल व्यक्ति हैं, जो आप ये हेडफोन लगा के वीडियो देख रहे हो या आप जो वीडियो देख रहे हो, जैसे यहाँ पे एक संसद बैठता है ना, वैसे ही आप ग्राम सभा में बैठते हो। ग्राम सभा में आप संसद हैं, खुद के संसद हैं, पर्सनल संसद हैं, ठीक है। आप क्या है, आप वोट देते हो, आप वोट देते हो, ठीक है। आप वोट देते हो, आपको भंग नहीं किया जा सकता है। आप मतदाता सूची में अगर एक बार आ गए तो आजीवन आप मतदाता सूची में रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, तो आपको भंग नहीं किया जाएगा। यानी कि ये विधायी निकाय है। आप क्या है, आप कानून बनाने की क्या बोलते हैं उसको, शक्ति रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको भंग नहीं किया जा सकता है और हर व्यक्ति इसमें सदस्य है। कहने का मतलब है कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा में हर व्यक्ति सदस्य है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद में अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम सभा आप समझ गए, हर एक व्यक्ति जो वोट देता है 18 साल का है वो इसका सदस्य हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में क्या है, यहीं से लोग चुने जाते हैं। जैसे प्रधान हो गए, ठीक है, सदस्य हो गए, वार्ड हो गए, ये सब जो चुने जाते हैं ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये ग्राम सभा में आपके काम करवाएंगे, ये आपके ग्राम सभा में काम करवाएंगे। तो एक तरह से इसको कार्यपालिका ना बोल के ग्राम पंचायत बोल दिया गया है, क्योंकि ये निचले स्तर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो पंचायत राज व्यवस्था है उसमें ये निम्नतम स्तर है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो कार्यपालिका का ये निम्नतम स्तर हो गया ग्राम पंचायत, ठीक है। और ग्राम पंचायत को कभी भी भंग किया जा सकता है, ग्राम पंचायत को कभी भी भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष के बाद में आपको पता है इसका चुनाव होता है, तो ये अस्थायी है, ठीक है। और इसमें वार्ड होते हैं, सदस्य होते हैं, प्रधान होते हैं, और ये यही ग्राम सभा से चुने जाते हैं।
ओके, समझ गए। अब और न्याय पंचायत क्या है? जैसे न्यायपालिका है, तो न्याय पंचायत वही है कि कई गाँवों को मिला के, जैसे 10, 20, 50 गाँव हो गए, वहाँ को मिला के मंडल स्तर पर न्याय पंचायत की स्थापना की जाती थी और जिला सत्र न्यायालय जो होता है आपका, उससे नीचे ये कार्य करता था और जो वाद विवाद होते थे गाँव से संबंधित, उनका ये निपटारा करता था। लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ही है, ठीक है। अब न्यायपालिका सीधे आपका जिला सत्र न्यायालय में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके वाद विवाद और निपटारे सुलझाए जाते हैं। देखिए, अब ये चीज आप समझ गए। अब जब इसमें ग्राम सभा आएगा तो आप ये समझ लेना कि इस ग्राम सभा की बात हो रही है, यानी कि आपकी बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी बात हो रही है, विधायी निकाय की बात हो रही है, जिसको हम भंग नहीं कर सकते उसकी बात हो रही है, और हर एक व्यक्ति जो सदस्य है उसकी बात हो रही है। और जब ग्राम पंचायत की बात आएगा तो ग्राम पंचायत का मतलब क्या है? एक तरह से एक कार्यपालिका हो गया। इसके अंतर्गत जो प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड है, सदस्य हैं और भी जो अधिकारी लोग आते हैं, उनकी चर्चा हो रही है, ठीक है। और न्याय पंचायत की जब चर्चा होगी इस 1947 के अधिनियम में, तो आप ये समझ लेना कि इसके बारे में जो आप पढ़ रहे हैं वो बस जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसका कोई अभी यूज नहीं है, ठीक है। तो अध्याय 2 में आपने धारा पढ़ना है, धारा 3 पढ़ना है। राज्य सरकार सरकारी बजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित करेगी। ग्रामों का समूह में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला ग्राम होगा, उसी के नाम पर जो है ग्राम सभा का नाम पड़ जाएगा, ठीक है। जो आपके ग्राम सभा का नाम है, आप देखेंगे कि अगर आपके यहाँ 2-3 पुरवा होगा, 2-3 ग्राम होगा, तो उसमें जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला होगा, उसी के नाम पे आपके ग्राम सभा का नाम होगा। वही चीज इस धारा में लिखा गया है, धारा 3 के अंतर्गत लिखा गया है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ें, ठीक है। अब हम आते हैं अध्याय 2 के का पर, ग्राम पंचायत सदस्यों की अनर्हता, मतलब इनकी अयोग्यता व निर्वाचन और नामावली। निर्वाचन नामावली का मतलब मतदाता सूची में जो नाम आता है ना, मतदाता सूची में नाम जिसे बोलते नहीं है, वही होता है निर्वाचन नामावली। तो अध्याय 2 का है ये, यानी कि अगेन यहाँ पे संशोधन हुआ है। जो 2 है इसमें का को ऐड किया गया है, संशोधन है इसमें ऐड किया गया है, चीजें इसमें ऐड की गई हैं। पहले क्या था? पहले जो क्या बोलते हैं, जैसे कोई आयु सीमा तय नहीं थी, ठीक है। तो जब आयु सीमा तय नहीं थी, एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसमें घपला हो जाया करता था, कौन कितने टाइम तक रहेगा, कौन अयोग्य है, कौन योग्य है। तो ये चीज़ें पहले के जो अधिनियम हुआ करते थे 47 में, वो चीज़ें नहीं होती थी। तो वहाँ पे क्या होती थी? वहाँ पे व्यवस्थित नहीं रह जाती थी, वो लोग अपने मनमानी करने लगते थे। तो इसलिए फिर बाद में इसका संशोधन हुआ होगा और फिर 2 का को ऐड कर दिया गया कि भैया 21 से ऊपर जो है वही प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई, ठीक है। अब यही चीज़ इसमें आपको पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए लिखा क्या है 5 का धारा के अंतर्गत, विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अयोग्य हों। देखिए, अगर कोई विधानमंडल का चुनाव होता है, विधानमंडल से संबंधित कोई चुनाव होता है जिसमें से विधायक वगैरह हो गए, ठीक है, अगर ये इसके लिए अयोग्य है तो ये देखिए यहाँ पे शब्द देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है शब्द? ग्राम पंचायत। और ऊपर शब्द क्या लिखा था? ऊपर लिखा था ग्राम सभा, ठीक है। ध्यान रखना, इसी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। अदरवाइज ग्राम सभा की जगह पे आप ग्राम पंचायत की धारा मार्क कर देंगे और ग्राम पंचायत की जगह पे ग्राम सभा की धारा लगा देंगे और अध्याय भी आपसे बदल सकता है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अच्छे से अंतर समझ लीजिए, ठीक है। तो जहाँ ग्राम सभा पूछेगा तहाँ ग्राम सभा, जहाँ ग्राम पंचायत पूछेगा वहाँ ग्राम पंचायत। अब ग्राम सभा से ही लोग चुन के आते हैं, तो अब यहाँ पे बात होगी ग्राम पंचायत की, क्योंकि अब यहाँ पे चुने हुए लोगों की बात हो रही है। तो चुने हुए लोग ग्राम पंचायत में आ गए, जिनको काम करना है, जो उनको नौकरी करना है, ठीक है। जो एक तरह से जो जनता है वहाँ की, उसके प्रति जवाबदेही जिनकी रहेगी, वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो धाराएं हैं इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अदरवाइज आप बोर हो रहे होंगे तो फिर आपको खुद से पढ़ना होगा, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और शायद आप पढ़े भी ना, ठीक है। तो 5 का में मैंने क्या बताया? जो लोग विधायक नहीं बन सकते हैं वो लोग प्रधान भी नहीं बन सकते हैं, बात आप समझ गए। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि विधायक के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और ग्राम पंचायत सदस्यों की जो मिनिमम आयु है वो 21 साल है। ये चीज़ यहाँ पे क्या है? अपवाद है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते थे तो केमिस्ट्री क्या है? अपवादों का विषय है। वही चीज़ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। 25 की जगह पे यहाँ पे 21 वर्ष मान्य होगा ग्राम पंचायत के सदस्य होने के लिए, ठीक है। बाकी सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल में 25 वर्ष मांगा गया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ उस चीज़ के लिए अयोग्य है तो यहाँ पे भी वो अयोग्य माना जाएगा। 5 खा में क्या है? ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत का वेतनभोगी या सेवक है। देखिए, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत वही समझ लीजिए कि है नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत का अगर वेतनभोगी या सेवक है, किसी पद पर पहले से है या किसी
और पद पे है जहां उसको वेतन भी मिल रहा है, तो अगर ये चीज उसके अंतर्गत आ रही है तो वो अयोग्य होगा, ठीक है, वो अनर्हता के अंतर्गत आएगा, ठीक है, वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता है। लाभ का पद धारण कर रहा हो तो भी ग्राम पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है। दुराचरण की वजह से कहीं से उसको हटाया गया हो तो भी वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता है। एक दिवालिया हो तो भी नहीं हो सकता है। नैतिक अधमता के किसी अपराध में दोषी हो तो भी नहीं हो सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत 3 माह की जेल अगर काट के आया है तो भी नहीं हो सकता है। सदस्यता की समाप्ति, अब देखिए, अब बात ये है ना, ये जो आप पढ़ रहे हो, मैं मानता हूं कि आपको हो सकता है कि धारा 5 गा आपसे ना पूछ ले कि धारा 5 गा में क्या वर्णित है, लेकिन आपसे परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कौन सी अनर्हता है। अगर ये और एक बीच में दे देगा ऐसा जो अनर्हता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो प्रमुख अनर्हताएं हैं एटलीस्ट उसको आप देख लीजिए। सारी अनर्हताओं को लिखना और पढ़ना आसान नहीं है, कठिन हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रमुख अनर्हताएं हैं जिसको आपको पढ़ना ही चाहिए, यही एग्जाम में पूछेगा। ये चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि ग्राम पंचायत का सदस्य कौन नहीं हो सकता है, जिसने ये कांड किया हो, ठीक है, जिसने ये पाप किए हो, वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता है। ये चीज है, इसलिए आप इसको पढ़ें। इसके बाद में सदस्यता की समाप्ति भी होती है। भाई अगर किसी ने पद ले लिया, अपना फर्जी कार्ड वगैरह करके जो भी चीजें हैं, अगर वो काम करवा लिया है, ठीक है, सदस्यता की समाप्ति, तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि किसी सदस्य का नाम ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से निकाल दिया जाए तो वो सदस्य नहीं होगा। चलो ठीक है, ये वो बात नहीं है। ये बात ये है कि अगर किसी का निर्वाचक नामावली से मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाता है तो फिर वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रह जा सकता है, ठीक है। मतदाता सूची दोस्तों वही है, आप भूल तो नहीं रहे। मतदाता सूची कहते नहीं है कि चुनाव में वोट डालने के लिए आपका नाम आया है कि नहीं आया है, तो वही है मतदाता सूची में आपका नाम आवा है कि नहीं आवा है, तो वही चीज ये भी है। अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो फिर आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, आप ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में धारा 6 का को ऐड किया गया है। अनर्हता संबंधी प्रश्नों का जो निर्णय होगा वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बैठ के वहां निर्णय ले लेता है कि ये लो भैया अयोग्य है, ये ऐसा नहीं है। वहां पे कोई सक्षम प्राधिकारी होगा, ठीक है, नियुक्त किया गया होगा, वो इसका निर्णय लेगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं धारा 8। धारा 8 में यह वर्णित है कि जनसंख्या में परिवर्तन अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्र को ग्राम पंचायत नगर पालिका में सम्मिलित करने का प्रभाव, जितना क्षेत्र सम्मिलित होगा उतना क्षेत्र जो है वो ग्राम पंचायत से हटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चीज है, ठीक है, और इधर ये चीज है, ये चीज है। अब ये चीज मैं कर रहा हूँ, बताता हूँ क्या है, परेशान मत हो। और ये आपका बीच में हाईवे गया है, ठीक है, ये बीच में आपका हाईवे गया है। ये है आपका ग्राम पंचायत, क्या है ये ग्राम पंचायत है, और इधर बगल में ही क्या है, नगर पालिका है, बगल ही नगर पालिका है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, धीरे धीरे ये क्षेत्र डेवलपमेंट पे आ जाएगा, यहाँ पे विकास होगा कि नहीं होगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे इसको नगर पालिका में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो जितना क्षेत्र नगर पालिका में चला जाएगा वहां से ये जो अधिनियम है उसका रूल रेगुलेशन हट जाएगा, और क्षेत्र पंचायत या नगर पंचायत जहां पे भी चीजें आती हैं उसका अधिनियम यहाँ पे चालू हो जाएगा। वही चीज लिखा गया है, उस क्षेत्र को ग्राम पंचायत से हटा दिया जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत से ये क्षेत्र हट जाएगा, वो जिधर भी जाना होगा चला जाए अपना, ठीक है, वो ग्राम पंचायत में अब नहीं रह गया। ये चीज इसमें वर्णित है धारा 8 में, याद रखिएगा। इसके बाद में धारा 9 में क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली तैयार किया जाएगा। वही चीज है दोस्तों कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए या क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है, जिसमें सभी लोग वोट देंगे। ये चीज इसमें लिखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिरक्षण में ये चीज होगा, निर्देशन और नियंत्रण में होगा। मतदाता सूची तैयार करने में आपको पता है कुछ चीज़ों की जानकारी मांगी जाती है, जैसे कोई पागल तो नहीं है, जैसे अगर कोई पागल है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन करके मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इसका एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा। अगर कोई व्यक्ति पागल है, ठीक है, उसको बुद्धि नहीं है, पागल मतलब पागल, ठीक है, जैसे कोई एकदम से मेंटल हो गया हो, भागता हो यहाँ, उसको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि मोदी जी ने काम क्या किया है, योगी जी ने काम क्या किया है, अखिलेश जी ने काम क्या किया है, और प्रधान हमारे यहाँ कौन सबसे बढ़िया है, ठीक है, तो क्या इसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो इस पे जरा विचार कीजिए कि क्या एक पागल व्यक्ति, अरे आप देखेंगे एक जिले में हजारों से हजारों पागल होते हैं, ठीक है, लाखों तो नहीं कहूंगा लेकिन हजारों पागल मिल जाएंगे आपको, 10-15 हजार पागल मिल जाएंगे, ठीक है, गाँव क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ओके, तो आप बताइए कि क्या इनको वोट देने का अधिकार है? ठीक है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, संवेदनशील बात है, इसलिए आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए
तो वही चीज़ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्षण और निर्देशन में ये चीज़ें तैयार की जाएंगी, किसका नाम मतदाता सूची में आए, किसका नाम नहीं आए। आते हैं धारा 3 के अंतर्गत, 9(3) के अंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 तारीख पूरी कर ली हो, वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा। यानी कि 1 जनवरी डेट डिसाइड किया गया है कि 1 जनवरी जिसने उस वर्ष 1 जनवरी को, जिस वर्ष चुनाव वगैरह हो रहा है, ठीक है, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की 1 तारीख को, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है वो फरवरी में पैदा हुआ है, 18वें साल में जनवरी में अगर देखते हैं कि अगर वो 1 साल का हो गया है, मतलब 18 वर्ष उसका 1 जनवरी को पूरा हो जाए, कहने का मतलब बस इतना सा है, वो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा। कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा। अब हम देखते हैं, वैसे ये डिस्क्लोज मुझे नहीं करना चाहिए था, चलो ठीक है। 9(4) में आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 9 का क्या लिखा हुआ है। 9 का लिखा हुआ है, अगर आपको ये चीज़ ना पता हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर आप बताइए, ठीक है। मैं आपको कमेंट करके आंसर पिन कर दूंगा कमेंट में, कि पागल को जो मेंटल होता है उसको चुनाव में वोट देने का अधिकार है कि नहीं है। 9 का में है, मत देने का अधिकार किसी पद पर निर्वाचन तथा निर्देशन नियुक्ति का पात्र वो होगा यदि वह 21 वर्ष की उम्र पार कर ली हो। देखिए ग्राम पंचायत में अगर कहीं पे वो निर्वाचित हो रहा है, ठीक है, और किसी के निर्देशन में वो आ रहा है, तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा का जो सदस्य है उसका उम्र कितना होना चाहिए, उसका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए जिसको वोट देना है। लेकिन ग्राम पंचायत में अगर किसी मत देने के अधिकार, मतलब अगर कोई जैसे कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड कोई सदस्य है, अगर वो कहीं पे मत वगैरह दे रहा है तो वो कम से कम 21 साल का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। बाकी ग्राम सभा में तो 18 साल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 में आपको ग्राम सभा की बैठक और उसके कार्य पढ़ने हैं। कार्यकृत्य मतलब कार्य होता है, ग्राम सभा की बैठक और उसके कार्य पढ़ने हैं। तो ग्राम सभा की बैठक को पढ़ लेते हैं। धारा 11(1) को पढ़ते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठक होगी। 1 साल में ग्राम सभा की 2 बैठक होगी। ग्राम सभा बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की 2 बैठक होगी, ठीक है। एक बैठक जो है वो खरीफ फसल कटने के तुरंत बाद होगा, जब खरीफ की फसल कट जाती है चावल वगैरह, और दूसरा जब रबी की फसल कटती है गेहूं वगैरह, इसके बाद में एक बैठक होती है। यानी कि साल में 2 बैठक होती है। और इसकी जो अध्यक्षता है, ये अध्यक्ष कौन होता है, इसका ग्राम प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ग्राम प्रधान करता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्राम सभा की जैसे 2 बैठक तो हो गई, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आपातकाल आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, कोई डिसीजन लेना है, कोई मुद्दा है, कोई वाद हो गया है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर जितने सदस्य हैं ग्राम पंचायत में, उस ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में जितने भी सदस्य हैं, वहां पे अगर 1/5 सदस्य मांग करते हैं, 1/5 सदस्य अगर मांग करते हैं, तो 30 दिन के भीतर असाधारण बैठक भी बुलाई जा सकती है, ठीक है। तथा प्रधान द्वारा ना बुलाने पर भी नियत प्राधिकारी बुला सकता है, बैठक बुला सकता है। अब 1/5 सदस्य किसी मांग पर बैठे हुए हैं, इनको बैठक चाहिए, लेकिन प्रधान यहाँ पे ढिलाई कर रहा है, प्रधान कहीं बिजी है, चला गया है, ठीक है, लीव लेके क्या बोलते हैं, थाईलैंड चला गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नियत प्राधिकारी होगा वो बैठक बुला सकता है, ठीक है। इसको आप समझ गए, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, वीडियो हो गया, जो भी नियत प्राधिकारी को नियुक्त किया गया होगा वो इसको यहाँ पे बुला सकता है। आगे बढ़ें। धारा 11(2) में क्या लिखा गया है, गणपूर्ति की संख्या कुल सदस्यों की 1/5 होगी। देखिए जब कोई बैठक होती है तो उसमें सदस्यों की भी संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो 1/5 सदस्य बैठक बुला रहे थे, जिनकी बड़ी डिमांड थी कि बैठक बैठे, और यही लोग गायब हो जाएं, तो यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दिया है कि 1/5 सदस्य तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट जो बुलाए हैं वो तो कम से कम आ जाएं। तो वही लिखा हुआ है कि गणपूर्ति की संख्या कुल सदस्यों की 1/5 होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना कि 1/5 जब गणपूर्ति नहीं होगा, 1/5 लोग नहीं आएंगे, तो बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन पुनः अगर बैठक की मांग होती है, पुनः बैठक की मांग होती है और ये 1/5 भी नहीं आते हैं, तो भी बैठक होगी, चाहे कोई आए या ना आए। अब यहाँ पे कोई आए या ना आए ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 1/5 नहीं आए हैं, लेकिन इक्का दुक्का तो पहुंच ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो
ये चीज 11(2) के अंतर्गत वर्णित है। धारा 11(3) को देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। धारा 11(3) में ग्राम सभा प्रमुख विषयों पर विचार करके ग्राम पंचायत को सुझाव दे सकती है। तो यही है, ये जो ग्राम सभा बैठक बुलाई गई है, ये प्रमुख विषयों पर विचार करके, जैसे आप लोग पहुंचेंगे वहां पे विचार विमर्श होगा, आप राजी होंगे नहीं राजी होंगे, भाई आप ही विधायी हैं, ठीक है, विधायक क्या विधायिका आप ही हैं, लोग पहुंचेंगे वहां पे तो एक विचार बनेगा और वो विचार जो है ग्राम पंचायत के सदस्य यानी कि प्रधान वगैरह को दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा। इसीलिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ। अध्याय 4 में ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन लिखा गया है। अब ये ग्राम सभा की बात खत्म हो गई, ग्राम सभा में आपका जो पावर था वो खत्म। ठीक है, वैसे कोई जाता वाता नहीं, आपको पता होगा कि ग्राम सभा में कितने लोग जाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, ग्राम प्रधान भी बैठता है वहाँ पे और 2-4 लोग बैठ जाते हैं, और जो थोड़ा सा जैसे जो नरेगा वगैरह से रिलेटेड लोग होते हैं ना, वो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, कुछ महिलाएं पहुँच जाती हैं। ठीक है, और भी जो कुछ काम होता है, खड़ंजा वगैरह का बात हो गया तो लोग पहुँचते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है। इसके बाद में ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य और कृत्य तथा प्रशासन। अब ऐसा नहीं कि आपको ही सब कुछ प्रशासन दे दिया जाएगा, आपको ही पूरा का पूरा पावर दे दिया जाएगा। ठीक है, आप ही प्रधान हो गए तो फिर ग्राम प्रधान बनने का फायदा क्या? आप ही सोचिए जरा, जब आप ही डिसीजन लेंगे, आप ही नियम कानून बनाएंगे, तब तो ग्राम प्रधान आप ही हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी कुछ अधिकार दिया गया है, ग्राम पंचायत का अपना भी कुछ अधिकार है। वही अधिकार जो है अध्याय 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। धारा 15 में राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा भी नहीं है, देखिए मैंने कहा था कि जब 64वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था, यही जो पावर आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन, ये पावर बढ़ा दिया गया था। 64वें संविधान संशोधन में ये पावर बढ़ा दिया गया था, ग्राम पंचायत को पावरफुल बना दिया गया था। तब वहां पे क्या हुआ था, वहां पे तब जो राज्य थी, जो राज्य सरकार थी, जितने नेशनल लेवल पर राज्य सरकार थी, अधिकांश राज्यों ने वहां पे विरोध किया था। ये कहा कि जब पावर आप ग्राम पंचायत को दे रहे हो तो हम राज्य में बैठ के क्या करेंगे, एमएलए बन के हम क्या करेंगे जब प्रधान में सब कुछ है, आप सोचो। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे इसका बहुत तगड़ा विरोध हुआ था 64वें संविधान संशोधन का। और फाइनली फिर बाद में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सारी चीजें प्रोसीजर में लाई गई थी, जिसमें यहाँ पे ग्राम पंचायत के जो अधिकार हैं उसको राज्य सरकार के निर्देशों के अंदर रह के काम करना है। ठीक है, अंदर रहते हुए ग्राम पंचायत निम्न कृतियों का संपादन करेगी। इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनके जो अधिकार हैं इसका वर्णन किया गया है, सारी की सारी धाराएं हैं, इसको आपको पढ़ना है, समझना है। जो महत्वपूर्ण धारा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे धारा 15 का के अंतर्गत आपको कृषि एवं कृषि विस्तार पढ़ना है। धारा 15(2) के अंतर्गत आपको भूमि विकास, चकबंदी, भू सुधार वगैरह। आप देखिए इसको डिस्क्राइब करेंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चकबंदी में भूमि सुधार वगैरह क्या होता है, मृदा संरक्षण क्या होता है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। अगर नहीं आपको पता है, डिटेल में जाना चाहते हो तो मृदा संरक्षण डाल के देख लेना, एक बृहद टॉपिक खुल के आएगा। ठीक है, लघु सिंचाई से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, जल प्रबंधन, अभी क्या है, इसकी देख रेख और इसका जो अधिकार है ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत है। इस पे वो डिसीजन लेगा। ठीक है, राज्य सरकार के अंडर रहते हुए, ऐसा नहीं खुद का डिसीजन लेगा। राज्य सरकार ने कानून बना दिया है, ठीक है, जो होगा उसी के अंतर्गत वो डिसीजन लेगा। और डिसीजन लेने वाला कौन होगा, ग्राम पंचायत के सदस्य और जो प्रधान होंगे वो। ठीक है, तो ये चीज है। लघु सिंचाई है, धारा 15(4) के अंतर्गत पशुपालन है, धारा 15(5) के अंतर्गत मत्स्य है, 15(6) के अंतर्गत सामाजिक एवं कृषि वानिकी है, धारा 15(7) के अंतर्गत लघु वन उत्पाद है, धारा 15(8) के अंतर्गत लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ग्रामीण आवास से पीने का पानी है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा 15(17) में वर्णित है। अब देखिए 11 के बाद 17 पे हम लोग पहुंच गए। इसके बाद 15(23) में चिकित्सा व स्वच्छता जो भी चीज़ें हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है, कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये क्या है आपको पता है कि वीडियो या किसी अन्य का साइन लगता है। ठीक है, किसी अधिकारी का साइन लगता है, वीडियो से आपका साइन लगता है, इसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में या रजिस्ट्रीकरण में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद में कमजोर वर्गों, SC ST का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, कार्य जो ग्राम पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। जैसे इसके अलावा भी और कार्य हैं जो ग्राम पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं, जैसे वन व्यवस्था हो गया। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में वन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, देखिए अब वन क्षेत्र वहीं होगा जहाँ पे देखिए अब अलग हो जाएगा वो पेशा, आपने पढ़ा होगा जो मैंने बताया था। अगर जंगल वगैरह है वहाँ पे जनजातियाँ रह रही हैं तो उनके लिए एक अलग कानून आया था 1996 का। ठीक है, ताकि इनके अंडर में इनकी जो अधिकार है, इनका जो अधिकार है वो खंडित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वन व्यवस्था, बंजर भूमि, चारागाह भूमि, खाली पड़ी भूमि, ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत के अंडर में आती हैं। और भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल है, इसकी सफाई है, सफाई कर्मी है तो स्कूल
अस्पताल की मरम्मत, ग्राम पंचायत द्वारा कोई सिफारिश की जाती है, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पटवारी, कर्मचारी, चपरासी जो भी हैं, इनके गलत आचरण की जांच और रिपोर्ट करने का भी अधिकार इसी ग्राम पंचायत को है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार, ये भी आपको पूछ सकता है। तो ये चीज़ है और इस चीज़ को पढ़ना है। और एक चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ पे, धारा 29 आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत की जो समितियां हैं, राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर ग्राम पंचायत समितियां बनाएंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत समितियां आप समझ लीजिए, ग्राम पंचायत समितियां कहां पे हैं, धारा 29 में वर्णित है। राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर ग्राम पंचायत समितियां बनाई जाएंगी और इस समिति में टोटल 6 मेंबर होंगे और इसका एक अध्यक्ष होगा। तो याद रखें, जो ग्राम पंचायत समितियां होंगी इसमें 6 मेंबर होंगे और इसका एक अध्यक्ष होगा। और इस 6 मेंबर में एक सीट जो होगा वो रिजर्व होगा महिलाओं के लिए, SC ST, ठीक है, इन सब के लिए एक सीट यहाँ पे रिजर्व होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। धारा 30 में 2 या 2 से अधिक पंचायत मिलकर एक संयुक्त समिति बिठा सकती है। ये 2 या 2 से अधिक पंचायतें मिलकर एक संयुक्त समिति बिठा सकती है। मतलब क्या है, कई ग्राम सभा मिलकर एक ग्राम पंचायत बन सकता है कि नहीं बन सकता, हमने पढ़ा। इसके बाद में कई ग्राम पंचायतें मिलकर एक संयुक्त समिति बना सकती हैं। इसका वर्णन जो है धारा 30 में वर्णित है। धारा 31 आपका गायब है, हो सकता है इसको हटा दिया गया हो, ठीक है, किसी कारणवश, जो भी है। इसके बाद में हम अगले अध्याय में भूमि, गांव निधि और संपत्ति का अधिग्रहण पढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस कोशिश को थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बहुत मेहनत से आपके लिए सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत पढ़ना पड़ता है आपको समझाने के लिए, बस समझाने के लिए पढ़ना पड़ता है। बाकी हम तो समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन आपको समझाएं कैसे, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होता है। इसलिए आप थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कहीं अगर हो सके, जैसे बहुत सारे लोगों की बात आप मानते हैं, उनके मुखारविंद को सुन के, उनके मुखारविंदों से जो शब्द निकलते हैं, उस शब्द को सुन के आप उनके चैनल को प्रसारित करते हैं, उनके चैनल को प्रमोट करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कहीं चर्चा वगैरह हो तो हमारे चैनल का भी नाम डाल देना। ओलंपिक स्टडी चैनल का नाम है, ठीक है। सिद्धांत सर यहाँ पे ग्राम पंचायत विषय पढ़ा रहे हैं, बता सकते हो आप अपनी तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अगले अध्याय का वेट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।